हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 8 मार्च 2025 का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के लिए। क्लास 12 सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 8 मार्च को पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं एक वायरल मॉडल पेपर, जो पूरा मैं सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपके 8 मार्च 2025 के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो एक वायरल पेपर है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 8 मार्च को पेपर देने वाले, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बताए गए जितने भी बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके 8 मार्च के पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ये पेपर को पूरा सॉल्व करते हैं। बोर्ड एग्जाम में 8 मार्च को सेम ऐसे ही पेपर आपका 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2025 का पेपर है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का। पेपर कोड आप देख सकते हैं, पेपर कोड इंपॉर्टेंट है, विश्वास नहीं तो देख लीजिए। 200 AP पेपर कोड है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा और टाइमिंग आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटे आपको दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट दिया जाएगा इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको 15 मिनट दिया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए। निर्देश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्देश को आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सबसे पहला पॉइंट में कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जो भी प्रश्न होगा उसके सामने दिए हुए हैं। दूसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में आपको देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय है, जिनका शब्द सीमा 50 शब्द है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में आप सभी को देना है। तो ये निर्देश होता है जो हर एक विद्यार्थी को पढ़ना अनिवार्य है। इसी के हिसाब से आपको हर एक पेपर में बताए गए जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर कॉपी में लिखना होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं जो कि आपके पूरे बुक यानी समाजशास्त्र के पूरे बुक से ही लिए होते हैं। तो सभी प्रश्नों को चलिए हल करते हैं। और मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता हूं, जो आपके सब्जेक्ट हैं सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, नागरिक शास्त्र, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलेंगी। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है बहुविकल्पीय का, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। आपके हर एक समाजशास्त्र में 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको बुक से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए इनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक है माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस हो जाएंगे इसके राइट आंसर। तो पहले का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जाति के लक्षणों में निम्नलिखित 4 में से कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है। यानी इनमें से जाति के लक्षण में कौन से 4 में से एक विशेष महत्वपूर्ण है, वो है अंतःविवाह। ठीक है, दूसरे का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग हमारे साथ में पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग ये पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, पेपर को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो बताऊंगा आपको। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको ये पेपर कहाँ पर मिलेगा और ये पेपर लेकर आप प्लीज़ सॉल्व कीजिए। इससे आपका आइडिया लग जाएगा कि आप कितने % बोर्ड एग्जाम का पेपर यानी 8 मार्च को पेपर है और कितने % आप लोग तैयार हो सोशियोलॉजी का पेपर देने के लिए। ठीक है, इसी पेपर के हिसाब से आपका डिसाइड हो जाएगा। तो पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी मैं बताऊँगा। फिलहाल इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है उसको चलिए देख लेते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी है एडम स्मिथ ने। ठीक है, तो इनमें से तीसरे का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो ये जो निरोधक अधिनियम पारित हुआ अस्पृश्यता यानी छुआछूत वाला, यानी अभी भी जो समाज में छुआछूत का काफ़ी प्रचलन है, तो इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1 जून, ठीक है स्टूडेंट, 1 जून 1955 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है। यानी जो प्रमुख बाधा है राष्ट्रीय एकीकरण की कौन सी है। तो इनमें से राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, सांप्रदायिकता, जातिवाद होगा, जो है जातिवाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 5वें का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, डियर स्टूडेंट, कि किस समाज में द्वितीय संबंध मुख्य रूप से संबंध है, यानी मुख्य रूप से होते हैं, तो ये नगरीय समाज हो जाएगा बेसिकली। 6 का बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा वीडियो को रोक कर सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए। हर एक पेपर में आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी शुरू में आप देख सकते हैं किस तरह से पूछे गए हैं पेपर में। 7वां क्वेश्चन है आधुनिकीकरण के उद्देश्य क्या है। तो देखा जाए आधुनिकीकरण के सभी उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है। आधुनिक मशीनरी को प्रयोग, आर्थिक वृद्धि और तार्किकता हो जाएगा सभी आंसर। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है। तो देखा जाए महिलाओं को जो है 73वें और 74वें संविधान के हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है, तो इनमें से सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा 1/3 यानी 1/3, ठीक है। तो 8वें का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, यानी इनमें से जो ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं है डियर स्टूडेंट, वो आपकी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी वाला हो जाएगा, ठीक है। गतिशीलता हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा समाज शास्त्र का कि भारत की आर्थिक नीति किस प्रकार की है। तो देखा जाए भारत की जो आर्थिक नीति है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, मिश्रित क्षेत्र प्रधान है, यानी 10वें का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत की आर्थिक नीति है मिश्रित प्रधान है, यानी मिश्रित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका 10 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन था जो कि पेपर में, हर एक पेपर में चाहे जो भी पेपर हो उसमें पूछा जाता है। और शुरू में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पूछे गए हैं। तो जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन बच्चे ने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, उन्हीं को इन सभी क्वेश्चन का आंसर आता है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अभी भी मौका है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है आप लोगों का। 100% स्टडी पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर और जो मैं वीडियो इंपॉर्टेंट लेकर आता हूं, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आएंगे जो पेपर में सीधे पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा, ठीक है। और आपकी तैयारी में संपूर्ण कराऊंगा, बस आप लोग चैनल से बने रहिए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके पेपर में टोटल 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है पेपर में। तो देखिए सबसे पहला अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। तो 30 नंबर तो आपका इसी में पक्का हो जाएगा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। 25 शब्दों में हमें इसमें लगभग क्या है, 25 शब्दों में इसका आंसर हमें देना होता है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक आंदोलनों या आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, सामाजिक जो आंदोलन है ये खुद किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। तो उत्तर है इसका, यानी पूरा मैं पेपर सॉल्व करके बताऊंगा और ऐसे ही पेपर आप लोगों को 8 मार्च 2025 के यूपी बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए उत्तर है सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो ये सामाजिक आंदोलन के उद्देश्य हैं जो कि आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है कि असंगठित श्रमिकों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी जो मजदूर हैं असंगठित उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बेसिकली ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए 4 वर्गों में बांटा है। ये विवरण निम्न प्रकार से है, यानी वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं इसके बारे में भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। ये देखिए उत्तर है, सबसे पहला है पेशा। पेशा में क्या है, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन किसान, श्रमिक, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी उद्योग, लेबलिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में, यानी जो पैकेजिंग के क्षेत्र में कार्यरत कर्मी, भवन और निर्माण में लगे श्रमिक आदि आते हैं किसके, पेशे के अंदर या पेशा के अंदर। दूसरा है रोजगार का स्वरूप, स्वरोजगार, संबंध कृषि श्रमिक और बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक, ठेका और यहाँ पर देखिए नेत्रमित श्रमिक, ये रोजगार का स्वरूप है। तीसरा है अति विपदाग्रस्त श्रेणियाँ, जिस पर मैला ढोने वाले, जिस पर बोझा ढोने वाले, पशु गाड़ियाँ चलाने वाले, माल ढुलाई के काम में लगे श्रमिक, यही माल जो ढुलाई करते हैं उसके लगे श्रमिक। चौथा है सेवा श्रेणियाँ, यहाँ पर देखिए दाइयाँ, घरेलू कामगार, मछुआरे और महिलाएं, नाई, रेहड़ी पर फल और सब्जियां बेचने वाले, अखबार विक्रेता आदि। ये सब वो श्रमिक है, यानी जो मजदूर हैं, जो कि भैया 4 वर्गों में बांटे गए हैं। और ये 4 वर्ग कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेपर में आएगा तो आपको इसी तरीके से लिखना रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन
दिया हुआ है कि हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब भैया 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में 3 प्रभाव बता दीजिए। छोटा छोटा रहता है, ज़्यादा बड़े में नहीं रहता है। तो उत्तर देखिए, हरित क्रांति की 3 प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। सबसे पहला है देश में खाद्यान्न उत्पादक तथा खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप। उसके बाद में देखिए, भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है। दूसरा है कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा, यानी आदि का जो प्रयोग है ये बेसिकली किया जाने लगा। इस प्रकार तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा तथा कम समय और श्रमिक से अधिक उत्पादन संभव नहीं हुआ। पहले क्या होता था, पहले सब जो है पहले हाथों से कमाल करते थे और जो ग्रामीण मजदूर हैं वो अपना बल लगाते थे, मतलब अपने ही तरीक़ों से करते थे। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी और जब से क्या है ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, ट्यूबलाइट, काफ़ी सारे जो उद्योग आए हैं उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी कुछ बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर पॉइंट है, सॉरी इसमें 3 नंबर पॉइंट है। वो क्या है, हरित क्रांति का। देखिए, लोगों की आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में पारस्परिक रूप में चली आ रही प्रथाओं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि समाप्त हुई। ठीक है, तो ये है भैया हरित क्रांति की किन्हीं 3 प्रमुख प्रभाव, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ईमानदारी से ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग लिख कर याद कर लीजिए तो बेटर है, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर, एक प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि चौथा क्वेश्चन हम अति लघु उत्तरीय का कह सकते हैं। जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर है जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग यानी जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं तथा बहुमत प्राप्त यानी वोट से जीत कर बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का गठन करता है। तो ये जनतांत्रिक राजनीति है। राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा है। ठीक है, ये परिभाषा आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर है भाषा, संस्कृति और प्रजातीयता। यहाँ पे देखिए प्रजातीयता 3 प्रमुख कारण हम राष्ट्रीय पहचान के मानते हैं, यही राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। हिटलर जर्मन भाषा, संस्कृति और प्रजातीयता पर गर्व करता था, उसने इसी ही राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 15 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। सभी क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेहनत काफ़ी लगता है, इसके लिए दिन रात एक कर दीजिए और मेहनत से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। तो 3 नंबर दिया जाएगा, 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिए छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़े में भी नहीं है। उत्तर देखिए, उत्तर है औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला है बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और भारी मशीनरी का व्यापक उपयोग करना। दूसरा है श्रम विभाजन के लिए उच्च क्षमता वाली बड़ी आबादी का समर्थन यानी जनसंख्या का समर्थन। तीसरा है यानी उच्च जो जनसंख्या श्रम विभाजन में। तीसरा है श्रम बाजार की उपलब्धता। ये औद्योगिक समाज की 3 विशेषता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए वीडियो रोक कर भी आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, और लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वीडियो रोक कर भी आप लिख सकते हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। बस आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, लिख लोगे याद कर लोगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। पेपर में आएगा तो आप ही लिख कर आओगे और आपको ही मार्क्स अच्छे आएंगे। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है। 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसके बारे में बताना कि हमें सामाजिक विषमता से अभिप्राय क्या है। बेसिकली इसमें क्या है, परिभाषा ही हमें देना है, फालतू चीज़ें मुझे नहीं करनी है, ना आपको ना मुझको। तो देखिए इसका उत्तर सीधा हम देखते हैं। सामाजिक संसाधनों तक आसमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक विभिन्नता को प्रतिबिंबित करती हैं, जैसे उनकी योग्यता एवं प्रयास में विभिन्नता। प्राकृतिक विभिन्नता के कारण नहीं, बल्कि ये उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सामाजिक विषमता जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर है। यहाँ पर आप बाकायदा देख सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट इसको आंसर पता होगा, यानी जो हमारे काफ़ी विद्यार्थी हैं जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे, मैंने इस टॉपिक पर काफ़ी बार बात की है और इसका आंसर भी बताया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके देखने को मिल सकता है। तो देखिए
18 नंबर क्वेश्चन है कि मातवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। उत्तर है ऐसे परिवार जिनमें माता परिवार की प्रमुख होती है मातवंशीय परिवार कहलाते हैं। जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि मातवंशीय परिवार है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया था पितृ सत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो माता परिवार की प्रमुख होती तो वहाँ पर जो है पिता परिवार के प्रमुख कहलाते। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आप, एग्जामिनर ये कहता है कि आप हमें कितने अच्छे से संतुष्ट करा सकते हैं, यानी अपने क्वेश्चन के आंसर से हमें कितने अच्छे से समझा सकते हैं, वो एग्जामिनर देखता है। आप किताबी भाषाओं को लिखिए या अपने शब्दों में लिखिए, कोई वो नहीं है, ठीक है। किताबी भाषा से भी लिखेंगे तो अच्छे है और अपनी भाषा में भी आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी अच्छी एग्जामिनर नंबर देते हैं। देखिए, राइटिंग आपके पेपर की मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट, तो आपका पेपर में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग, ठीक है। दूसरा आपका लिखने का तरीका और तीसरा आप एग्जामिनर के प्रश्नों को कैसे, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में उस प्रश्नों को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कॉपी में। ये 3 चीज़ें मैटर करते हैं आप बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। 3 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये संगठन निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की, भर्त्सना की और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। अभी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था बहुविकल्पीय का, आप लोग बताइएगा कि जो छुआछूत यानी अस्पृश्यता, इसका जो निवारण हुआ यानी कितने को हुआ, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को 1 जून 1955, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पूछा जाए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने किया था, ठीक है। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का कि 1911 से 1921 के बीच भारत में संवृद्धि दर की नकारात्मक रहने का क्या कारण है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं उत्तर के साथ में। देखिए 1911 से 1921 के बीच संवृद्धि दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक, यहाँ पर देखिए ऋणात्मक रूप से 0.03% रही। इसका कारण 1918 से 19, यहाँ पर देखिए 1918 से 19 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी का भीषण तांडव था, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ लोगों यानी देश की कुल आबादी जनसंख्या का 5% अंश जो है मौत के मुंह में ढकेल दिया था। किसने? इन्फ्लुएंजा महामारी ने, जो कि कब आया था 1918 और 19 के बीच में बेसिकली ये आया था। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन भी हो गया और टोटल जो 10 हमारे क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, वो मैंने आप सभी को बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि बेसिकली पेपर में आपके समाज शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ये 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं समाज शास्त्र में और हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, ठीक है। और शब्द कितना होता है, यानी आपने निर्देश देखा होगा पेपर के, मैंने आपको शुरू में ही डिटेल से आपको निर्देश के बारे में बता दिया था। तो उसमें 50 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होता है, ठीक है। कितने 50 वर्ड में आपको देना है इसका आंसर, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 36 नंबर आपका जो है ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। और 30 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय में होगा, 10 नंबर आपका किसमें हो गया, बहुविकल्पी में। आगे और क्वेश्चंस आएंगे तो टोटल जो 100 नंबर का पूर्णांक है वो कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से पेपर एग्जामिनर डिजाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्नों को, चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। इसका भी मैं आंसर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख जरूर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन लघु उत्तरीय का 21 नंबर की भारतीय जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर के साथ में बात करूंगा। देखिए जनजातीय समाज में विवाह के विभिन्न तरीके प्रचलित हैं, जैसे यानी 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, बस आप इतना जान जाइए। अब 8 प्रकार को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, चलिए दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहला है परिविच्छा विवाह। परिविच्छा विवाह क्या होता है, देखिए इसमें लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता के घर देखिए रहकर उन्हें अपनी यहाँ देखिए उपयोगिता यानी एक प्रकार से उपयोगिता का परिचय देना होता है, जिसे असम की कुकी जनजाति यानी असम यानी जो असम हमारा राज्य है, असम की कुकी जनजाति में ये परिविच्छा विवाह पाया जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो लड़का होता है वो कन्या के घर जाकर यानी उनके माता पिता को एक प्रकार से उपयोगिता अपनी पहचान बताता है और अपनी यानी एक प्रकार से
अपनी उपयोगिता का परिचय देता है कि भैया मैं काबिल हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, यानी पहला पॉइंट हो गया, सॉरी पहला पॉइंट है भारतीय जनजाति विवाह में। उसके बाद में देखिए दूसरा जो विवाह है, दूसरा है सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है, देखिए कन्या का मूल्य अदा न कर पाने की स्थिति में लड़का कन्या के माता पिता के घर रहकर उनकी सेवा करता है, जैसा बेगा व बिरहोर जनजातियों में ये होता है। यानी उसमें किस जनजातियों में शादी भी होती है, यानी किस प्रकार की शादी, वो भी बताया गया कि कहाँ पर होता है और किन जनजाति में हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा है क्रय विवाह। क्रय विवाह में क्या होता है, देखिए लड़के को विवाह से पूर्व कन्या को माता पिता को एक निश्चित धनराशि यानी देनी होती है, जिस प्रकार से दहेज होता है, देनी होती है, जैसे ओराव, नागा, गारो, संथाल जनजाति में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। चौथा है परीक्षा विवाह। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा विवाह क्या है। परीक्षा विवाह है कि विवाह इच्छुक लड़के को अपनी शारीरिक शक्ति की परीक्षा देनी होती है, जैसे भील जनजाति में होती है। यानी विवाह से भैया पूर्व अपनी शारीरिक शक्ति की परीक्षा देनी होती है, जैसे भील की जनजातियों में पाया जाता है। उसके बाद में देखिए पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है कि विनिमय विवाह। लड़के को अपने विवाह के साथ ही कन्या के भाई से अपनी बहन का विवाह करना होता है। इस तरह की विवाह का प्रचलन अधिकांश जनजातियों में है और अभी भी है स्टूडेंट, देखा जाए तो। 6 नंबर है भैया हरण विवाह। देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है हरण विवाह, जैसे लड़का लड़की को बलपूर्वक ले जाकर विवाह करता है, जैसे गौड़ संस्थान में वो जनजाति में ये होता है। 7वां है हठ विवाह। देखिए नामवा भी बहुत हठवा विवाह, नाम भी बहुत ही अजीब है। हठ विवाह में देखिए इसमें लड़की हठपूर्वक लड़के के घर में घुसकर बैठ जाती है, तब यहाँ पर देखिए जब तक कि विवाह नहीं हो जाता, जैसे संथाल व बिरहोर जनजाति में। उसके बाद में देखिए 8वां प्रकार का जो कि आखिरी विवाह सहपलायन विवाह। लड़का व लड़की माता पिता से अनुमति न मिलने पर कहीं दूर जाकर विवाह कर लेते हैं, जैसे वो भील जनजाति में होते हैं। तो ये टोटल 8 प्रकार की विवाह है भैया, जो कि क्या है विभिन्न जनजातियों में पाए जाते हैं। और ये भी बताया गया कि कहाँ कहाँ पर और किन जनजातियों में पाया जाता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय जनजातियों में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 8 प्रकार के होते हैं। और वो जो प्रकार कौन सा है, परिवीक्षा विवाह याद रखिए सबसे पहला, दूसरा सेवा विवाह, तीसरा क्रय विवाह, चौथा परीक्षा विवाह, 5वां विनिमय विवाह, और 7 आपका 6 है हरण विवाह, 7वां हठ विवाह, और 8वां है सहपलायन विवाह। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर। देखिए उपनिवेशवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर देखिए। उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और उसे अपना उपनिवेश बनाने यानी जबरन वहाँ यहाँ पे देखिए बसने और उस पर शासन करने का प्रयत्न करता है। ऐसे उपनिवेश या उपनिवेशकर्ता देश का एक यहाँ पे देखिए अधिस्थ हिस्सा बन जाता है और फिर उपनिवेशकर्ता देश के लाभ के लिए, यहाँ पर देखिए देश के लाभ के लिए उस उपनिवेश का तरह तरह से शोषण किया जाता है। वैसे तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से संबंधित है, पर उपनिवेशवाद के अंतर्गत उपनिवेशकर्ता देश उपनिवेश से बचने और उस पर अपना शासन बनाए रखने में यानी व्यापक रूप से स्थानीय नियंत्रण रखने में अधिक रुचि रखता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया उपनिवेशवाद का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इतने शब्दों में लिख देंगे तो आपको 6 नंबर पाने से एग्जामिनर भी नहीं रोक पाएगा भैया कि इसको 6 नंबर तो देना ही देना है, क्योंकि भैया आपने लिखा है आंसर। देखिए एग्जामिनर ये सोच रहा है कि आपने कॉपी को लिखा है, कॉपी को कैसे लिखा है, गाली गलत शब्द ये मत लिखिएगा, बस हाँ अपने शब्दों में उस क्वेश्चन के आंसर को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, तब वो 6 नंबर देगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कुछ पॉइंट के थ्रू समझाऊंगा। उत्तर है स्त्री अधिकार आंदोलन राष्ट्रवादी परिकल्पना के अभिन्न अंग हैं, यानी देखिए अभिन्न अंग थे। वर्ष 1931 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारत के नागरिकों के संबंध में मूल अधिकारों की घोषणा की गई, जिसके साथ ही कांग्रेस ने स्त्रियों को समानता का अधिकार देने हेतु प्रतिबद्धता प्रकट की। इस घोषणा में निम्न बिंदुओं का स्थान दिया गया, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू इसमें बताया गया है और ऐसे ही आप लोगों को पेपर में लिखना है। आप लोगों ने समाज शास्त्र का कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है कि समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिएगा कि समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में और कैसे लिखना है। ठीक है, सारी चीज़ें बताई हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि 3 पॉइंट एग्जामिनर आपका देखता है, एक आपका कॉपी का राइटिंग कैसी है, दूसरा कॉपी लिखने का तरीका, और तीसरा क्वेश्चन के आंसर को कितना अच्छे से प्रेजेंट किया है।
तो उत्तर देखिए इसका, उत्तर तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखिए पॉइंट जो है, देखिए निम्न बिंदुओं का स्थान दिया गया है। सबसे पहला है सभी नागरिक विधि यानी कानून के समक्ष समान है, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सामान का पद दिए जाने अथवा किसी व्यापार या कारोबार किए जाने के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि मताधिकार का प्रयोग सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और चौथा पॉइंट है स्त्रियों को मत डालने, प्रतिनिधित्व करने तथा यहाँ पर देखिए प्रतिनिधित्व करने तथा सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होगा। ठीक है। तो ये नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 24 नंबर। ठीक है। देखिए संस्कृति विविधता से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए सांस्कृतिक विविधता से तात्पर्य बड़े राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी संदर्भ में अनेक विभिन्न प्रकार के समुदायों जैसे भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि द्वारा परिभाषित समुदायों की उपस्थिति, पहचानों, यहाँ पे देखिए पहचानों की बहुलता अथवा अनेकता। सांस्कृतिक विविधता एक चुनौती का रूप ले सकती है क्योंकि सांस्कृतिक पहचान बहुत ही शक्तिशाली है। इससे ये गहन उत्तेजना की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है तथा अक्सर यहाँ पे देखिए अधिसंख्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। कभी कभी सांस्कृतिक विभिन्नता आर्थिक तथा सामाजिक अवमानना के कारण ही उत्पन्न होती है, इससे आगे जटिलता उत्पन्न होती है। ठीक है। तो भैया सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं इसके बारे में इसका आंसर दिया हुआ, इसका बारे में आप आंसर वीडियो रोककर देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो हालांकि काफ़ी लंबा हो रहा है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताने में टाइम तो लगेगा ही, और जो क्या एक प्रकार से धैर्य रखकर सारी वीडियोज़ को देखेगा, सारे क्वेश्चंस को तैयार करेगा, उसी को नंबर आएंगे। क्योंकि धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में और बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आधुनिक संदर्भ एवं मिश्रित विचारों से संबंध थे। ये प्रयास पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार एवं प्राचीन साहित्य के प्रतीक नई दृष्टि के मिले जुले रूप से उत्पन्न हुए। कुछ प्रमुख मिश्रित विचार निम्नवत हैं। देखिए सबसे पहला है राम मोहन राय, यानी पॉइंट है इसमें देखिए स्टूडेंट, राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए न केवल मानवीय व प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ दिया था। दूसरा है रानडो, यहाँ पर देखिए नाम क्या इनका, रानोडे ने विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों का संदर्भ देते हुए द टेक्स्ट, यहाँ पर देखिए द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, जिसमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का नियम के अनुसार बताया। इस संदर्भ में उन्होंने वेदों के उन पक्षों का उल्लेख किया जो विधवा पुनर्विवाह को स्वीकृत प्रदान करते हैं और उसे शास्त्र समस्त मानते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है में शिक्षा की नई प्रणाली में आधुनिक और उदारवादी प्रवृत्ति थी। यूरोप में हुए पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन और प्रबुद्धन आंदोलन से उत्पन्न साहित्य को सामाजिक विज्ञान और भाषा साहित्य में सम्मिलित किया गया और इस नए प्रकार के ज्ञान में मानवतावादी, पंथ निरपेक्ष और उदारवादी प्रवृत्तियां थी। ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि भैया ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारक कौन थे तो भैया 3 समाज सुधारक का नाम बता दिया गया है। राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद में रानडो, उसके बाद में एक और है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए देख लीजिए। ठीक है। तो ये 3 समाज सुधारक थे जो कि ब्रिटिश उपनिवेश काल में भारतीय समाज सुधारकों के बारे में भैया बताए थे, यानी बात किए थे। उसके बाद में देखिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था की विशिष्ट लक्षण क्या है, चर्चा कीजिए। तो उत्तर है एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के विभिन्न लक्षण निम्नवत हैं। पॉइंट है इसमें सबसे पहला है भूमंडलीकरण से अभिप्राय विश्व के लोगों, क्षेत्रों तथा देशों के मध्य वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता में विकास से है। यद्यपि आर्थिक शक्तियाँ भूमंडलीकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है भूमंडलीकरण में सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों का विश्व भर में विस्तार शामिल है। इस विस्तार को आर्थिक नीतियों के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता
है। इस प्रकार यहाँ पर देखिए इस प्रक्रिया को भारत में उदारवाद, यहाँ पर देखिए उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण शब्द से अभिप्राय ऐसे नीतिगत निर्णयों से है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने का, यहाँ पर देखिए विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से किए जाते थे। तीसरा है भूमंडलीकरण के दौरान अनेक आर्थिक कारकों में से देखिए पार राष्ट्रीय निगमों टीएनसी की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती थी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने 3 पॉइंट बताए हैं जो कि आपके 50 नंबर का जो है 50 शब्दों का जो लक्ष्य है वो पूरा करते हैं। देखा जाए तो उसमें बहुत सारे यानी 12 पॉइंट दिए हुए हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं यानी 400 से 300 शब्दों में। तो हमें इतने शब्दों में तो लिखना नहीं है हमें, क्योंकि उसमें निर्देश में बाकायदा बताया गया है। निर्देश इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा, निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए और उसी के हिसाब से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। फालतू चीज़ें मत कीजिएगा। आप मान लीजिए कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आप खुश होकर 300 शब्दों में लिख देते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मिलना 6 ही नंबर है। ठीक है, आप 300 शब्दों में लिखिएगा, 1000 शब्दों में मिलेगा आपको 6 ही नंबर, क्योंकि जितना पूछा गया उतना ही लिखिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है जो कि टोटल 3 क्वेश्चन आपके समाजशास्त्र के पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, व्याख्या कर दीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है 150 शब्दों में इसका आंसर देना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अथवा देखिए यहाँ पर भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है इसके बारे में बताइए, तो दोनों में से एक करना है। 28 नंबर है कि सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत को एक अंतर्गत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है इसके बारे में बताइए, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा लगा यानी ऑप्शंस आपके पास हैं। सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ स्क्रीन पर कि हरित क्रांति के कारण धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए तथा भूमिहीन तथा सीमांत भूधारकों की दशा और बिगड़ गई, समझाइए। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा इसमें भी दिए हुए हैं भारत में दहेज व्यवस्था के विकृत परिणामों का वर्णन कीजिए। तो टोटल माय डियर स्टूडेंट 6 क्वेश्चन है। पेपर में आपको करना 3 है, लेकिन फिलहाल आप ये 6 क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लीजिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो नो मैटर, बस आप लोगों को ढूंढना है क्वेश्चन बैंक में, इन सभी क्वेश्चन का आंसर को ढूंढना है। और नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इसका भी आंसर मेरे पास है, बस आप लोग यूट्यूब पर ये क्वेश्चंस को सर्च कर लीजिए और बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगाएंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन का है। ठीक है, नहीं तो मैं इसमें आंसर लेकर आता तो बहुत वीडियो लगभग क्या 1.5 घंटे का वीडियो बनता और उतना आप लोग देखते नहीं हो। अभी तक ही देखिए जाए तो 30 मिनट यानी आधे घंटा का वीडियो बना है और इसी में काफ़ी स्टूडेंट छोड़कर चले गए होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ पेशेंस यानी धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो ये आपका 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। विस्तृत उत्तरीय का मैंने बता दिया है जो कि आपका 100 नंबर का पूर्णांक को कंप्लीट करते हैं। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है पेरा। और ये जो पूरा पेपर चाहिए तो टेलीग्राम नीचे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं PDF वगैरह देता रहता हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो इंस्टाग्राम की ID दी हुई है शिवम स्टडी नॉलेज, इंस्टाग्राम पर सर्च कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और आकर वहाँ पर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।